होम बायर्स को बिल्डर के झूठे वादों से मिल सकती है निजात। सुप्रीम कोर्ट ने वन नेशन वन एग्रीमेंट पर दिया जोर। नमस्कार, मैं सुनील शर्मा आपका होस्ट और दोस्त स्वागत करता हूं खास कार्यक्रम महाचर्चा महासेवा के साथ। आज महाचर्चा में देश के सबसे बड़े मुद्दे पर बात करेंगे, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बड़े जोर देकर पहल की है कि देश भर में वन नेशन वन एग्रीमेंट होना चाहिए। जी हां, घर खरीदते समय कई बिल्डर्स डेवलपर द्वारा होम बायर्स को हसीन सपने दिखाए जाते हैं, लेकिन घर में आने के बाद वो सब हकीकत में दिखाई नहीं देते। और यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि बिल्डर्स और होम बायर्स के बीच में जो लेन देन स्वरूप एग्रीमेंट होता है वह देश भर में असमान है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ की अगुवाई में इस विषय पर पिछले 3 साल से सकारात्मक रूप से अपनाते हुए बीजेपी लीडर व एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय की जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए देश भर में यूनिफॉर्म बिल्डर बायर एग्रीमेंट और ब्रोकर बायर एग्रीमेंट पर जोर दिया। इस जनहित के मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं हाउसिंग गुरु CA रमेश प्रभु, बिल्डर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट आनंद गुप्ता, क्रेडाई MCHI के डॉक्टर एडवोकेट हर्षुल सावला और बेंगलुरु से रेरा एक्सपर्ट CA विनय त्यागराज। हमारे पैनल में जुड़ी हस्तियों से बात करने से पहले जानते हैं अश्विनी उपाध्याय, जिन्होंने इस मामले को बड़ी बेबाकी से उठाया। ये कहना है कि पूरे देश में एक यूनिफॉर्म बिल्डर बायर एग्रीमेंट होना चाहिए, यानी वन नेशन वन बिल्डर बायर एग्रीमेंट। और इसी तरीके से एजेंट के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है उसके लिए भी एक यूनिफॉर्म एजेंट बायर एग्रीमेंट होना चाहिए। आज की डेट में जितने बिल्डर हैं सबका अपना अलग अलग एग्रीमेंट है। किसी का 50 पेज का एग्रीमेंट है, किसी का 60 पेज का एग्रीमेंट है, किसी का 40 पेज का एग्रीमेंट है। और एग्रीमेंट में सारी बकवास लिखी होती है, लेकिन जो काम की बात है वो बिल्कुल नहीं लिखी होती। जितने भी बिल्डर बायर एग्रीमेंट हैं, किसी में भी ये नहीं लिखा होता कि जो फाउंडेशन है उसकी स्ट्रेंथ क्या होगी, M20 होगी, M25 होगी, फाउंडेशन की थिकनेस क्या होगी, फाउंडेशन में सरिया का साइज़ क्या होगा, फाउंडेशन में सीमेंट और बालू का रेशियो क्या होगा, कंक्रीट की स्ट्रेंथ क्या होगा, कहीं कुछ नहीं लिखा होता। कॉलम जो बनेगा वो कितने कॉलम बनेंगे, कॉलम की क्या साइज़ होगी, कॉलम की क्या स्ट्रेंथ होगी, M20 होगा, M25 होगा, M30 होगा, M40 होगा, जो भी है कहीं कुछ नहीं लिखा होता। बिल्डर बायर एग्रीमेंट में ये नहीं लिखा होता पंखा किस क्वालिटी का होगा, वायर किस कंपनी का होगा, वायर किस क्वालिटी का होगा, जो और भी चीज़ें दी जाएंगी वो किस क्वालिटी की होगी। अगर उसको फर्निश करके दे रहे हैं तो उसमें जो फर्नीचर लगेगा वो किस क्वालिटी का होगा, किस लकड़ी का होगा, कुछ भी नहीं लिखा होता। दूसरी बात जो सबसे बड़ी समस्या है, 40-50 पेज का एग्रीमेंट बना देंगे, वो भी इंग्लिश में। भारत के 90% लोग इंग्लिश को नहीं समझते, केवल 10% लोग इंग्लिश को समझते हैं, इंग्लिश को बोल पाते हैं। 90% लोगों को इंग्लिश पता ही नहीं है, लेकिन सारा का सारा एग्रीमेंट बनता है इंग्लिश में। तो लोग मजबूरी में जब मकान खरीदने जाते हैं, या चाहे वो मल्टी स्टोरी खरीदें या इंडिपेंडेंट खरीदें, मजबूरी में वो साइन कर देते हैं बिना पढ़े लिखे, और बाद में उसी से ब्लैकमेल किया जाता है। एग्रीमेंट में ये तो लिख दिया जाएगा अगर आपने पेमेंट लेट किया तो आपके ऊपर 12% ब्याज लगेगा, या 15% ब्याज लगेगा, या 20% ब्याज लगेगा। लेकिन अगर पोजेसन लेट हुआ तो कितना ब्याज लगेगा कहीं नहीं लिखा होता। तो पूरी तरीके से आज की डेट में जो बिल्डर बायर एग्रीमेंट है वो एक तरफा है। बिल्डर बना देते हैं, अपनी सहूलियत के हिसाब से बनाते हैं, अपने आराम अपने लिए बनाते हैं, उसमें बायर के लिए कुछ होता ही नहीं है। और यही नतीजा है कि पूरे देश में इतने केसेस चल रहे हैं, और ज़्यादातर केस में बायर को लाभ नहीं मिल पाता, बायर को वो सहूलियत नहीं मिल पाती। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस पे सभी राज्यों का इनपुट था उसको भी लिया है। सभी राज्यों ने अपना अपना जवाब दे दिया है। क्रेडाई भी आ गया है, कुछ बिल्डर एसोसिएशन भी आ गए हैं, हरियाणा की सरकार भी आ गई है, नागालैंड की सरकार आई है। नागालैंड की सरकार कह रही है कि आर्टिकल 371 के कारण ये रेरा उसके ऊपर लागू नहीं होता। बड़ी दुख की बात है। बिल्डर बायर चाहे वो नागालैंड का हो, चाहे वो गुजरात का हो, क्या फ़र्क पड़ता है। अरे बायर की जो समस्या है वही नागालैंड में भी है, वही दिल्ली में है, वही गुड़गांव में है। लेकिन नागालैंड की सरकार कह रही कि नहीं, ये यूनिफॉर्म बिल्डर बायर एग्रीमेंट हमारे ऊपर लागू नहीं होना चाहिए, विरोध करने आ गई है। मैं आशा करता हूं कि बहुत जल्द ही भारत में एक बिल्डर बायर एग्रीमेंट होगा। CA रमेश प्रभु जी, आप रेरा एक्सपर्ट भी हैं, इस सुप्रीम कोर्ट के मूवमेंट्स पर क्या कहेंगे? जब रेरा का कायदा बन गया, सेक्शन 13 में बहुत अच्छे तरह से बताया गया है कि जो एग्रीमेंट बायर एंड सेलर का बीच में जो है, जिसको हम बोलते हैं एग्रीमेंट फॉर सेल, एक प्रिस्क्राइब्ड रूल के हिसाब से होना चाहिए। हालांकि हर स्टेट गवर्नमेंट अपने अपने हिसाब से रूल में जो फॉर्मेट को बदलते गए,
केंद्र शासन ने जो यूनियन टेरिटरी रूल बनाया उसमें अच्छे तरह से उन्होंने फॉर्मेट दिया था किस तरह से फॉर्मेट होना चाहिए। फिर भी कंसिडरिंग उसको मॉडल एग्रीमेंट बताया गया, लेकिन ये बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि फिर भी डेवलपर या बिल्डर या जिसको हम बोलते हैं प्रोमोटर, उन लोग उस एग्रीमेंट में इतना बदल करते गए हैं कि जो ओरिजिनल जो मॉडल एग्रीमेंट है उसका नाम निशाना नहीं है। जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन अभी सुप्रीम कोर्ट में आया है वो बहुत महत्वपूर्ण निर्णय जो सुप्रीम कोर्ट लेने जा रहा है। आनंद जी, BAI की ओर से आपकी प्रतिक्रिया क्या है? यूनिफॉर्म परचेजर सेलर एग्रीमेंट होना चाहिए। इसलिए भी होना चाहिए क्योंकि सभी लोगों को हर बार अपने एडवोकेट के पास नहीं जाना पड़े। कोई 200 पेज का एग्रीमेंट रहता है, सब लोग सब पढ़ नहीं सकते। तो ये यूनिफॉर्म यदि एग्रीमेंट रहेगा तो इसे इजी, डेवलपरों को भी इसमें इजी रहेगा और कस्टमरों को भी इजी रहेगा। तो बिल्डर्स ऑफ इंडिया की तरफ से इस मुद्दे को पूरी तरह से समर्थन से सभी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को, सभी डेवलपरों को, सभी परचेजर को और जितने भी कोर्ट, सिटी सिविल कोर्ट, हाई कोर्ट, कंज्यूमर कोर्ट, रेरा, उन सबको भी कोई भी चीज को जज करने के लिए बहुत सुविधाजनक होगी। तो बिल्डर्स ऑफ इंडिया की तरफ से हमारा ये सिंपल सपोर्ट रहेगा इसको। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो सीनियर एडवोकेट साहब ने जो PI फाइल किया, इससे निश्चित तौर पे सभी कस्टमरों का भला होगा और सुप्रीम कोर्ट भी फाइनली जजमेंट उनके फेवर में देगा, ऐसा मुझे पूरी आशा है। हर्षुल सावला जी, आपको और क्रेडाई को इस जनहित मुद्दे पर समर्थन करना चाहिए, आपका इस पर क्या मत है? इसमें हमें संविधान को समझना होगा। रियल एस्टेट को एक कॉन्करेंट लिस्ट में डाला गया है। तो कॉन्करेंट लिस्ट मतलब जिसमें दोनों सेंटर और स्टेट दोनों की अथॉरिटी दी गई है। तो जब रियल एस्टेट सेक्टर, क्योंकि बहुत ही एक लोकल सब्जेक्ट होता है रियल एस्टेट, इसको हम जनरल लेवल पे नहीं किया जा सकता और इसी कारण से संविधान में उसको कॉन्करेंट लिस्ट में भी डाला गया है। अभी ये मूव अच्छा है कि इनको एक सेंट्रल सेम अग्रीमेंट करना है, वन नेशन वन अग्रीमेंट, लेकिन इसमें टेक्निकल चैलेंज आएगी क्योंकि हर प्रदेश के अपने नियम है, अपने कायदे, अपने कानून है, लोकल बॉडीज है। आप स्टेट छोड़िए, शहर के अंदर लोकल बॉडीज भी, आज मुंबई के अंदर BMC है, थाना में TMC है, नवी मुंबई में सिडको है, पूना में PMC है। तो ये सबके अपने अपने रूल रेगुलेशंस है और जो सही भी है क्योंकि उस जगह के हिसाब से वो कायदे कानून बनाए गए हैं। तो मेरा मानना ये है कि एकदम एक ही स्ट्रेट जैकेट फॉर्मूला करना इसमें पॉसिबल नहीं होने वाला है टेक्निकल ग्राउंड पे। लेकिन हाँ, हम जिसे कहते हैं कि 100% में से 60% क्लॉज स्टैंडर्ड होना चाहिए, तो वैसा कुछ किया जा सकता है। नेशनल जो हमारी मेन बॉडी है, जो करीबन 14,000 बिल्डर को रिप्रेजेंट करती है 225 सिटीज में, वो इस मुद्दे पे बहुत सीरियसली सभी स्टेट चैप्टर्स के साथ, तो क्रेडाई में 25 के ऊपर स्टेट चैप्टर्स है, 225 सिटीज है, उनके नियंत्रण में, कोऑर्डिनेशन में ये पूरे मामले पे एक सेंट्रल रिप्रेजेंटेशन रख रही है और वो क्रेडाई नेशनल जो दिल्ली में बैठती है वो ये कार्यालय कर रही है। और मेरा मानना है कि गवर्नमेंट भी इस मामले में ओपन माइंडेड है, तो इसमें फेवरेबल विन विन सिचुएशन आएगा दोनों स्टेक होल्डर्स के लिए, होम बायर और डेवलपर। रेरा एक्सपर्ट फ्रॉम बेंगलुरु, CA Vinay Tyagaraja, what is your reaction on this public interest issues? Very good afternoon, friends. Thank you, Sunil ji, for inviting me to talk on this builders buyers agreement, uniform builders buyers agreement across India. Before I get into the exact topic, I'll just give you a little background about the source of this and also the reason for this builders buyers agreement. Friends, we all know that in 2017 the RERA is implemented and also which is a mandatory across India, including Jammu and Kashmir as of now. And it's very important under RERA and also as an industry itself to implement the uniform practices and also standardization of the practices. And we know that one of the fundamental objective of the RERA is the trust, transparency and the timely delivery of the real estate project to the customers. In order to achieve this standardization, in order to increase the trust in this industry, government has come out with a specific format, specific provisions in the RERA itself. Section 13 of the RERA Act mandates that the states should implement, states should notify the builders buyer agreement, uniform builders buyer agreement, and that would be followed by all the builders for a real estate project. Probably we call this also as agreement for sale, agreement of sale or builders buyers agreement.
The nomenclature is one and the same, and the intention is one and the same. इस पूरी महाचर्चा में वन नेशन वन एग्रीमेंट का समर्थन किया। सिर्फ क्रेडाई का रुख सबसे अलग है, जिसमें उन्होंने टेक्निकल ग्राउंड पर एक फार्मूला नहीं हो सकता है ऐसी बात कही। लेकिन सुप्रीम कोर्ट इस जनहित मुद्दे पर बड़ा पॉजिटिव है और जल्द इस पर सभी को नई खबर मिल सकती है। हाउसिंग व रियल एस्टेट के तमाम बड़े मुद्दों के लिए हमारे चैनल महासेवा न्यूज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। आपके होस्ट और दोस्त सुनील शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।